अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष आदतें महारत की नींव तैयार करती हैं। शतरंज में जब मोहरे चलाने की बुनियादी कला स्वचालित होने लगती है, तभी कोई खिलाड़ी खेल के अगले पायदान पर देख सकता है। हर सूचना जो स्मृति में रहती है, यह मानसिक खुलापन लाती है। ये प्रयास युक्त सोच की ओर ले जाता है। हर काम के लिए यह बात सही है। सरल चालें आप इतने अच्छे से जानने लगते हैं कि आप बिना सोचे उन्हें चल देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऐसे में आप ज्यादा विस्तृत चीजों की ओर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह आदतें उत्कृष्टता की मेरुदंड होती हैं। हालांकि आदतों का फायदा किसी कीमत पर आता है। पहले तो हर बार दोहरा लेने से उनमें निपुणता, गति और कौशल बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आदतें स्वचालित होने लगती है, तो आप फीडबैक के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। आप बिना दिमाग लगाए इसे दोहराते हैं। ऐसे में गलतियां आसानी से होने लगती हैं। जब आप इसे ऑटो पायलट मोड में बहुत अच्छे से करने लगते हैं, तो बेहतर करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। आदतों का अच्छा पहलू यह है कि आप इन्हें बिना सोचे कर पाते हैं। इनका कमजोर पहलू यह है कि आप एक तय विधि में इन्हें करते हैं और छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप मान लेते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आप वर्तमान आदतों को ही सुदृढ़ कर रहे होते हैं, उनमें सुधार नहीं। सच तो यह है कि कुछ शोध बताते हैं कि एक बार किसी कौशल में जब महारत हासिल हो जाती है, तो समय बीतने के बाद उसमें थोड़ी गिरावट आती है। सामान्य तौर पर प्रदर्शन में मामूली गिरावट चिंता की बात नहीं है। आपको सतत उन्नयन के लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं रहती। जैसे आप अपने दांत आसानी से ब्रश कर लेते हैं, जूते के फीते आसानी से बांध लेते हैं और सुबह की चाय बना लेते हैं, उसी तरह से इस तरह की आदतें बेहद अच्छी हैं। छोटी चीजों में जब आप कम ऊर्जा लगाते हैं, तो वास्तविक मामलों में जहां जरूरत है, वहां ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं और अपने प्रदर्शन को उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं, तो बारीक से बारीक चीजों को आपको देखना होता है, जो मायने रखती है। आप एक ही चीज को बार बार अंधाधुंध दोहराकर यह नहीं सोच सकते कि आप उत्कृष्ट बन सकते हैं। आदतें आवश्यक होती हैं, लेकिन महारत के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको दरअसल स्वचालित आदतों और सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। आदत सोचा समझा अभ्यास इक्वल्स महारत। महान बनने के लिए कुछ कौशल स्वचालित होने चाहिए। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को अपने कम प्रभावशाली हाथ से बॉल को उछालने की कला में पारंगत होने से पहले बिना सोचे बॉल ड्रिबल करना आना चाहिए। शल्यक्रिया करने वाले चिकित्सकों को सबसे पहले चीरा लगाने की प्रक्रिया को इतनी बार दोहराने की जरूरत होती है कि बाद में वे आंखें बंद करते हुए भी इसे कर सकें, ताकि वे शल्यक्रिया में आने वाली विविधताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक आदत में महारत हासिल होने के बाद आपको उसके प्रयास वाले भाग की ओर लौटना होगा, ताकि अगली आदत को बनाया जा सके। किसी विधा में दक्ष होना वो प्रक्रिया है जिसमें आप सफलता के छोटे से छोटे तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि आप भीतर तक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेते, और इसके बाद इस आदत को अपने विकास की अगली सरहद की ओर बढ़ने की नींव की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार में पुराने काम आसान हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आप अपनी शक्ति अगली चुनौती के लिए लगाते हैं। हर आदत प्रदर्शन के अगले स्तर का द्वार खोल देती है। यह एक अंतहीन चक्र है। सभी आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है कि आप समय के साथ प्रदर्शन के प्रति भी सचेत रहें, जिससे आप सतत सुधार और उन्नयन कर सकें। यह वो समय होता है जब आपको किसी कौशल में महारत लगने लगती है। उस समय आपको कार्य अपने आप होता दिखता है और आप सहज होते हैं। तब आपको आत्मसंतोष के जाल में फंसने से स्वयं को बचाना चाहिए। हल क्या है? प्रतिबिंब और समीक्षा का सिस्टम स्थापित करें। चित्र 16। दक्षता की प्रक्रिया में आवश्यकता इस बात की होती है कि आप लगातार आदत में सुधार तब तक करते जाएं, जब तक कि प्रदर्शन के नए स्तर पर न आ जाएं, साथ ही कौशल का उच्च स्तर भीतर तक समाहित न हो जाए। कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार? सर्वाधिक प्रतिभावान बास्केटबॉल टीम 1986 में लॉस एंजेलिस लेकर्स थी। इस रूप में शायद ही उन्हें कोई याद करता हो। इसी टीम ने 1985-86 के एनबीए में 29-5 का शानदार रिकॉर्ड बनाया था। हेड कोच पैट राइली ने सीजन के बाद कहा, जानकार कहा करते थे कि हम बास्केटबॉल के इतिहास में संभवतः सर्वश्रेष्ठ टीम है। लेकर्स 1986 के प्लेऑफ में पिछड़े और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में हार देख ली। बास्केटबॉल के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम एनबीए स्पर्धा खेल भी नहीं सकी।
इस झटके बाद राइली यह सुनते सुनते थक गए कि उनके खिलाड़ियों में कितनी प्रतिभा है और टीम में कितनी संभावनाएं हैं। वे उत्कृष्टता की ऐसी चमक नहीं देखना चाहते थे जो बाद में प्रदर्शन के दौरान धुंधली पड़ जाए। वे चाहते थे कि हर शाम उनके खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शन करें। यही करने के लिए उन्होंने एक योजना 1986 की गर्मी में बनाई। इस सिस्टम को उन्होंने करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम या CBE नाम दिया। पैट राइली ने बताया, जब खिलाड़ी लेकर्स से जुड़ते थे तो हम उनके हाई स्कूल तक के खेल के आंकड़ों को देखते थे। मैं इसे टेकिंग देयर नंबर कहता था। हम खिलाड़ी की सटीक क्षमता को देखते थे और फिर हमारे संयोजन के हिसाब से उसे तैयार करते थे। यह इस धारणा पर आधारित होता था कि वो जो कर रहा है उसे कायम रखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का बुनियादी स्तर पता कर लेने के बाद राइली ने एक अहम कदम भी इसमें जोड़ा। उन्होंने हर खिलाड़ी से कहा, अपना प्रदर्शन पूरे सीजन में 1% तक सुधारते रहें। यदि वे सफल होते हैं तो ये CBE होगा या करियर का श्रेष्ठ प्रयास कहा जाएगा, वैसा ही जैसा अध्याय 1 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में बताया गया था। लेकर्स ने हर दिन सुधार करते हुए शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य बनाया। राइली ने इस पर पूरा जोर दिया कि CBE मात्र पॉइंट या आंकड़ेबाजी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक के साथ श्रेष्ठ दैहिक प्रयास भी है। खिलाड़ियों को इस बात के लिए भी श्रेय दिया गया कि वे किसी प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को उस वक्त दौड़ने की अनुमति दें जब आप जानते हो कि फाउल उसके खिलाफ ही जाएगा। यही नहीं, खिलाड़ियों को ढीली गेंदों के लिए डाइविंग करने, रिबाउंड को लपकने, चाहे बॉल मिलने की संभावना हो या नहीं, और उस साथी खिलाड़ी की मदद करने के लिए भी श्रेय दिया गया जब कोई प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी उससे आगे निकल जाए। उन कार्यों के लिए भी खिलाड़ियों की पीठ थपथपाई गई जो नायकों वाले नहीं माने जाते। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि उस समय टीम के सबसे बड़े सितारा खिलाड़ी मैजिक जॉनसन ने किसी गेम में 11 पॉइंट्स लिए, 8 रिबाउंड किए, 12 को सहयोग दिया, 2 बार बॉल अपने पास खींची और पूरे खेल में 5 टर्नओवर किए। एक लूज बॉल के लिए डाइव करने पर भी उन्हें जोड़ 1 श्रेय दिया गया। इस काल्पनिक गेम में वे करीब 33 मिनट तक खेलते रहे। उनके नंबर 11 जोड़ 8 जोड़ 1 2 जोड़ 2 जोड़ 1 जुड़ते हुए 34 तक चले गए। इसमें से 5 टर्नओवर कम किए, 34-5 तो 29 मिले। अंत में 33 मिनट के गेम से 29 को भाग दे दिया। 29/33-0.879। मैजिक का CBE नंबर 879 रहा। यह नंबर हर खिलाड़ी के खेल के लिए देखा गया और यह औसत CBE था जिसमें खिलाड़ी से सीजन में 1% सुधारने को कहा गया था। राइली ने हर खिलाड़ी के वर्तमान CBE की तुलना उनके पिछले प्रदर्शनों से ही नहीं बल्कि लीग के अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी की। राइली ने बताया, हमने टीम के खिलाड़ियों की रैंकिंग लीग में उसी पोजीशन और भूमिका में खेलने वाले विरोधी खिलाड़ियों के साथ की। स्पोर्ट्स लेखक जैक मैकमुलन ने लिखा, राइली ने हर हफ्ते ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लीग के शीर्ष परफॉर्मर्स के नाम लिखे, साथ ही उनकी तुलना अपने ही रोस्टर के अन्य खिलाड़ियों से की। दमदार और विश्वसनीय खिलाड़ियों ने सामान्य रूप से 600 तक के स्कोर अर्जित किए, जबकि श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने 800 तक स्कोर बनाए। मैजिक ने अपने करियर में 138 ट्रिपल डबल्स लगाए थे। उनका स्कोर ज्यादातर 1000 से ज्यादा रहता था। टीम ने CBE के आंकड़ों की ऐतिहासिक तुलना करके वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ने पर जोर दिया। राइली ने बताया, हमने नवंबर 1985 की तुलना नवंबर 1986 से की और खिलाड़ियों को बताया कि क्या पिछले सीजन की तुलना में वे बेहतर कर रहे हैं या बदतर। इसके बाद हमने दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर माह से की। लेकर्स ने अक्टूबर 1986 में CBE को शामिल किया था। 8 माह बाद वे NBA विजेता बन गए। इसके 1 वर्ष बाद पैट राइली ने एक और खिताब जीतने में टीम का नेतृत्व दिया। लेकर्स 20 वर्षों में NBA स्पर्धा लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई। उसके बाद उन्होंने कहा, किसी भी उद्यम में सतत प्रयास करते रहना सबसे ज्यादा अहम है। सफल होने का तरीका यह है कि हम सीखें कि चीजों को सही ढंग से कैसे किया जाता है और फिर हर बार उसी तरह से करें। CBE कार्यक्रम प्रतिबिंब और समीक्षा की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकर्स पहले से ही प्रतिभावान थे। CBE ने मदद की कि उनके पास जो क्षमता थी उससे वे ज्यादा से ज्यादा हासिल करें और इससे ये सुनिश्चित भी हुआ कि उनकी आदतों में गिरावट के बजाय सुधार हो। प्रतिबिंब और समीक्षा आदतों में दीर्घकालिक सुधार को संभव बनाते हैं क्योंकि ये आपको आपकी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं और सुधार के संभावित मार्गों के बारे में सोचने में मदद करते हैं।
प्रतिबिंब के बिना हम बहाने बना सकते हैं, उसे युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर सकते हैं और खुद से झूठ बोल सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो ये बताती हो कि कल की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं या बदतर। सभी क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कई तरह प्रतिबिंब और समीक्षा की प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं और इसकी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। केन्या के धावक एलियूड किपचोगे ओलंपिक स्वर्ण विजेता होने के साथ सर्वकालीन महान मैराथन धावकों में गिने जाते हैं। वे अब भी हर बार अभ्यास के बाद नोट्स बनाते हैं, जिसमें वे हर दिन के प्रशिक्षण की समीक्षा करते हैं और उन कमियों को तलाशते हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से स्वर्ण पदक विजेता तैराक कैटी लेडेकी अपनी वेलनेस को 1 से 10 के बीच पैमाने पर रिकॉर्ड करती हैं और वे पौष्टिक तत्वों के साथ इस बात को भी नोट करती हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से नींद निकाली है। वे अन्य तैराकों का समय भी रिकॉर्ड करती हैं। हर हफ्ते के अंत में उनके कोच नोट देखते हैं और उनमें अपने विचार जोड़ते हैं। ऐसा केवल एथलीट ही नहीं करते। कॉमेडियन क्रिस रॉक जब कोई नई सामग्री तैयार कर रहे होते हैं तो वे दर्जनों बार छोटे नाइट क्लब्स में जाते हैं और सैकड़ों चुटकुलों को परखते हैं। वे स्टेज पर नोटपैड लेकर जाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं कि कौन सा चुटकुला अच्छा रहा और कहां सुधार की जरूरत है। बची रहने वाली किलर लाइनें उनके नए शो की शान बन जाती है। मैं उन एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को जानता हूं तो डिसीजन जर्नल रखते हैं। इसमें वे हर हफ्ते उनके बड़े निर्णय लिखते हैं। ये निर्णय उन्होंने क्यों लिए और वे किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। वे हर माह या वर्ष के अंत में अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं कि वे कहां सही रहे और कहां गलत। सुधार का मतलब आदतों को सीखना मात्र नहीं होता है, बल्कि उन्हें व्यवस्थित करना भी होता है। प्रतिबिंब और समीक्षा ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जब आवश्यक हो तो उसे ठीक करें, ठीक पैट राइली की तरह, जो हर रात खिलाड़ियों के प्रयासों में समायोजन करते थे। यदि कोई आदत निष्प्रभावी हो तो आप उसका अभ्यास जारी नहीं रखना चाहते।